दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर के सवालों को हल करने का सबसे आसान तरीका सीखेंगे। अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं या फिर ये चैप्टर आपको एकदम समझ नहीं आता तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एकदम आसान भाषा में चीज़ों को समझाया है और एकदम बेसिक से समझाया है। आप सभी लोगों को 100% समझ आ जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग टोटल 4 सवालों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, ये जो पहला और दूसरा सवाल है, इन दोनों सवालों में हम लोग दूरी निकालना सीखेंगे। ठीक है, यानी कि इस पहले वाले सवाल में हम मीनार की ऊंचाई निकालना सीखेंगे, दूसरे वाले में एक पतंग उड़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसमें डोरी की लंबाई निकालना सीखेंगे, और इस तीसरे चौथे वाले सवालों में हम लोग कोण निकालना सीखेंगे। ठीक है ना, यानी कि 2 सवालों में आप लोग दूरी निकालना सीखेंगे, दूरी और ऊंचाई, और इन दोनों सवालों में आप लोग कोण निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इन चारों सवालों को अच्छे से समझिएगा, और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, तो उसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर देना है। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल बोला गया है, भूमि के एक बिंदु से, यानी भूमि पर एक बिंदु है, वहाँ से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यदि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, चित्र आपको बनाना अच्छे से सीखना है। पहली बार तो चित्र बनाना आना चाहिए आपको, तो मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो नीचे रेखा दिखा है ये भूमि है। ठीक है, हमेशा आपको भूमि ऐसे ही बना लेना है, और यहाँ पर जो ये सीधा खड़ा हुआ है ये मीनार है। इतना आपको समझ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है, मीनार के पाद बिंदु से, तो हमें समझना पड़ेगा कि पाद बिंदु क्या है। तो देखिए ये मीनार है ना, तो मीनार का निचला हिस्सा, इसको हम लोग मीनार का पाद बिंदु बोलते हैं। मीनार का पाद बिंदु, पाद का मतलब पैर होता है, तो भाई मीनार का पैर यही तो है, तो हम इसको मीनार का पाद बिंदु भी बोलते हैं, इसको आधार भी बोलते हैं मीनार का, और इसको हम क्या बोलेंगे, मीनार का शिखर बोलेंगे या मीनार का शीर्ष बोलेंगे। समझ में आ गया ना। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल पढ़ते हैं। तो क्या बोला है, भूमि के एक बिंदु से, यानी कि ये हो गया भूमि, और भूमि पर एक बिंदु हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। अब इसी बिंदु से क्या बोला है, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी जिस बिंदु की बात कर रहा है वो बिंदु मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यानी कि ये वाला जो बिंदु है ना, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी आपका कितना हो गया, 30 मीटर है। ये आपके सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो भूमि के एक बिंदु से, और वही बिंदु मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, उसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यानी इसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी इन दोनों को हम लोग मिलाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मिला लेते हैं इसको। तो ये हमने इन दोनों को मिला दिया। अब क्या बोला है, उसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी इस बिंदु से मीनार के शिखर का मिला दिया हमने, और यही वाला कोण उन्नयन कोण होता है, याद रखिएगा, नीचे उन्नयन कोण बनता है, तो ये 30 अंश का कोण है। तो हमें क्या बोला है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, और इस त्रिभुज में इसकी लंबाई पता है, ये कोण पता है, और हमें ये ऊंचाई निकालना है। तो देखिए ये चित्र बन गया, आपको समझ आ गया है कि आपको क्या निकालना है। तो अगर मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताने वाला हूँ। उस बेसिक बातों को जितना अच्छे से आप समझेंगे, ये सभी सवाल लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग उन सभी बातों को समझते हैं। अब से मैं जो भी बातें बताने वाला हूँ आपको वो ध्यान से समझना है। ठीक है, और वो सब बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैं आपको चारों सवाल हल कराऊंगा उसमें इसका इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ, फालतू में नहीं बता रहा। तो अब से मैं जो भी बताऊँगा आपको ध्यानपूर्वक समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कोण क्या होता है। कोण को इंग्लिश में एंगल बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए कोण क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक रेखा हो गया, यहाँ पर भी एक रेखा है, तो हम लोग कहते हैं ना कि इनके बीच में यहाँ पर 30 अंश का कोण बन रहा है। तो आखिर कोण होता क्या है और कोण का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, वो आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो देखिए जो कोण होता है ना, 2 रेखाओं के बीच में फैलाव को बताने के लिए होता है। एक बार फिर से बताता हूँ कि 2 रेखा कितना फैला हुआ है वो बताने के लिए हम लोग कोण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक रेखा ऐसे खींचा गया है, यहाँ पर एक रेखा ऊपर खींचा गया है, तो यहाँ पे फैला, इतना फैला है कि नहीं, देखिए इतना फैला हुआ है, इतना मुंह खोला हुआ है, कह सकते हैं ऐसे। और इसमें ज़रा देखिए, एक रेखा यहाँ पर, एक रेखा यहाँ पे मुंह कम खोला है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा फैला हुआ है और यहाँ पर कम फैला हुआ है। तो इसको कोण से हम लोग बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर एकदम सीधी रेखा ऐसे है और ऊपर नीचे सीधी रेखा है, तो इनके बीच के फैलाव को ही हम लोग 90 अंश बोलते हैं। इसको आपको अच्छे से पता होना चाहिए, 90 अंश, यानी कि सबसे पहले 90 अंश का ही कोण बना। यानी कि अगर ये सीधा है, ये ऊपर गया हुआ है सीधा, तो हमेशा इनके बीच के फैलाव को 90 बोला गया है। यानी इतने फैलाव को हम लोग अंकों में 90 बोलेंगे। समझ आ गया ना। यहाँ पर ज़रा देखिए, ये लाइन ऐसे खींचा गया है, ये ऊपर नीचे खींचा गया है, तो इस फैलाव को भी 90 अंश बोला जाएगा। यानी आप देख सकते हैं, अगर एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऊपर नीचे एकदम सीधा, तो उन दोनों रेखाओं के बीच के फैलाव को 90 बोला गया है। समझ में आ गया ना। तो अब यहाँ से आप दिमाग लगा सकते हैं, अगर इतने फैलाव को 90 बोला जा रहा है, तो ये लाल वाला लाइन मान लेते हैं, यही वाली है, तो अगर इसको 90 बोला जा रहा है फैलाव को, तो अगर ये अधिक होगा तो फैलाव तो बढ़ जाएगा। तो 90 से, अब अगर यहाँ पर एक लाइन रहेगा लाल वाला यहाँ पर, तो 90 से ज़्यादा ये वाला कोण हो जाएगा, क्योंकि फैलाव बढ़ गया ना। वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसको 90 अंश का फैलाव बोला जा रहा है, तो अगर ये इसको कम किया जाए फैलाव को, तो 90 से कम कोण हो जाएगा। यहाँ से हम समझते हैं, ज़रा देखिए, इसको अगर हम 90 बोल रहे हैं फैलाव को, तो अगर ये फैलाव आधा हो जाए, यानी ये फैलाव, ये वाला डंडी यहाँ पे आ जाए, तो इस फैलाव को अगर हम 90 बोल रहे हैं, तो इस फैलाव को कितना बोलेंगे, 45 अंश बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सिंपल भाषा में समझिए, इस फैलाव को 90 अगर बोला जा रहा है, तो यहाँ पर उसी फैलाव का आधा फैलाव है। देखिए, मुंह आधा खोला है, तो अगर ये 90 है, तो 90 का आधा 45 होता है। तो ये सब बताने का मेरा मेन उद्देश्य क्या है, तो यहाँ से आपको केवल एक चीज़ सीख करके निकालना है कि अगर इस लाइन में से एक सीधी लाइन हम कोई भी ले लें और इस लाइन में से ऊपर हम चले जाएं चाहे नीचे, तो इनके बीच के फैलाव में हमेशा 90 अंश का कोण बनेगा, हमेशा। समझ में आ गया ना। तो अगर ये फैलाव अगर कम हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पर फैलाव आ गया, तो अब ये वाला कोण 90 से कम हो गया है, 80 हो सकता है, 70 हो सकता है, लेकिन 90 से तो कम ही होगा। लेकिन अगर ये वाला लाइन यहाँ ना जा करके यहाँ पे चला जाए, तो ये पूरा जो होगा ना 90 से ज़्यादा हो जाएगा। बस आपको यही समझना है, बस। तो आप समझ गए होंगे कि कोण क्या होता है और इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। अब हम लोग समझते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो ज़रा देखिए, इसका परिभाषा ध्यान से सुनिए। इसका परिभाषा ये है कि अगर किसी त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों में से अगर एक कोण 90 अंश का हो जाए, तो उस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए, कोई भी आप त्रिभुज खींचेंगे, जैसे ये त्रिभुज खींचा गया है, तो उसके अंदर 3 कोण बनता है। सबसे पहले मान लीजिए त्रिभुज ये खींचा गया है, तो एक कोण यहाँ पर बनेगा, क्योंकि एक रेखा यहाँ पर, एक रेखा यहाँ पर है, तो यहाँ पर इस कोण को हम नाप सकते हैं। यानी कि त्रिभुज के अंदर 3 कोण तो बनेगा, हमेशा बनेगा, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों में से एक कोण 90 अंश का हो जाए, 90 अंश, उस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, बताइए ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है कि नहीं, तो इसमें से तीनों में से कोई भी 90 अंश का नहीं है, यानी कि ये आपका समकोण त्रिभुज नहीं है, ये वाला। इसको ज़रा देखिए, तो इसमें देखिए एक कोण ये 90 अंश का हो गया, यानी ये समकोण त्रिभुज है। और ज़रा इसको हम लोग देख लेते हैं, तो देखिए इसमें भी एक कोण 90 अंश का है और ये दोनों 90 अंश का, मतलब तीनों कोणों में से ये वाला कोण 90 अंश का है, तो एक कोण 90 अंश का तो हो गया, तो ये भी समकोण त्रिभुज है। आपको समकोण त्रिभुज पहचानना बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि पूरा त्रिकोणमिति इसी पर आधारित है, समकोण त्रिभुज पर ही। अगर ये समकोण त्रिभुज नहीं होता, तो समझिए त्रिकोणमिति चैप्टर ही नहीं होता, ठीक है ना। तो अब इसमें हमें और चीज़ समझ लेते हैं अच्छे से। समकोण त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 अंश का तो कन्फर्म रहेगा। अगर ये 90 अंश नहीं लिखा रहता, तब भी आप यहाँ पे फैलाव को देख के आप बता सकते हैं कि ये 90 अंश का है। तो इसमें हम लोग कुछ बातें ज़रा देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, अगर ये 90 अंश का है, तो बाकी दोनों कोण 90 से कम ही होगा, कन्फर्म में कम होगा। देखिए, ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, और अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे ना, तो 90 आएगा। आप देख सकते हैं एकदम आसानी से, ठीक है। इसमें ज़रा देखिए, ये भी दोनों 90 से कम है, इनको जोड़ेंगे तो 90 के बराबर आएगा। ये बिल्कुल एग्जैक्ट कोण 14 से बनाया गया है, ठीक है ना, ये अंदाज़ा नहीं बनाया गया है।
तो आप समकोण त्रिभुज भी जान गए। समकोण त्रिभुज क्या होता है। चलिए अब हम सूत्र को देख लेते हैं कि कौन से सूत्र से ये सभी सवाल लगेगा। तो देखिए आपको केवल 3 सूत्र याद होना चाहिए। अगर आपको ये तीनों सूत्र याद है तो समझिए कि आपका ये चारों सवाल आसानी से हल हो जाएगा। तो तीनों सूत्र देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण होता है। थीटा जो होता है कोण होता है, कोण एंगल, ठीक है। वैसे देखिए कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक है। तो अब इन तीनों सूत्रों में ज़रा देखिए केवल लंब आधार और कोण ही है, लंब आधार कोण। तो हमें समझना पड़ेगा कि लंब आधार कोण होता क्या है, ठीक है। तो देखिए लंब आधार कोण जो समकोण त्रिभुज होता है ना, देखिए अब हम केवल समकोण त्रिभुज की बात करेंगे क्योंकि त्रिकोणमिति में केवल उसी का यूज ही किया जाता है। तो देखिए समकोण त्रिभुज में जो तीनों भुजा होता है उन तीनों भुजाओं का नाम ही लंब आधार कोण है। बस इतना आप समझिए। इसमें हम कोण की बात नहीं कर रहे हैं। तीनों भुजा, एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, तीसरी भुजा ये है, इन तीनों भुजाओं का नाम ही है लंब आधार कोण, ठीक है। तो इसमें ज़रा आप ध्यान दीजिए, आपको क्या समझना है। सबसे पहले ये देखिए ये 90 अंश का कोण है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए ये 60 अंश का कोण है तो इसको ऐसे गोल में दिखाया गया है, गोल में दिखाया गया है। लेकिन जो 90 अंश का है इसको आप देख सकते हैं ऐसे चौकोर में दिखाया गया है 90 अंश कोण को। यानी कि अगर यहाँ पे 90 अंश लिखा रहे या ना लिखा रहे, अगर ऐसे बन गया है ना तो समझिए यहाँ पे 90 अंश का कोण ही बनेगा, यानी समझिए 90 अंश ही लिखा है। तो देखिए इन तीनों भुजाओं में सबसे लंबा भुजा यही है, आप देख सकते हैं सबसे लंबा है। या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये 90 अंश है, इस 90 अंश के सामने वाली जो ये भुजा है ना इसको हमेशा कोण बोलाएंगे। यानी इस भुजा का नाम कोण होता है और इस भुजा का नाम लंब होता है और इस भुजा का नाम आधार होता है। इसको आपको दिमाग में बैठाए रहना है। यानी कि 90 अंश के साथ में एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। तो 90 अंश के साथ जो चिपके हुए दोनों भुजाएँ, एक लंब होता है एक आधार होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसका नाम लंब है, इसका नाम आधार है, लेकिन लंब इसका भी नाम हो सकता है, आधार इसका भी नाम हो सकता है। यानी कि लंब आधार का नाम आपस में बदल सकता है लेकिन कोण का नाम नहीं बदलेगा। तो कब लंब ये होगा, कब आधार ये होगा, और कब लंब ये होगा, ये आधार कब होगा, वो समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको वो चीज़ बता करके फिर मैं सवाल लगाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो ज़रा देखिए ये समकोण त्रिभुज है। तो ये तो कोण हमेशा, इसका नाम तो हमेशा कोण है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये तो हमेशा कोण है 90 अंश के सामने वाला। बाकी ये लंब है, ये आधार है, या फिर ये लंब है ये आधार है। कौन कैसे माने, तो देखिए कोण के हिसाब से होता है। मेरी बात को अब ध्यान से सुनिएगा। अब ये 90 अंश को हटा देते हैं, इसके लिए केवल इतना ही काफ़ी है। केवल इन दोनों कोणों के हिसाब से लंब आधार का नाम बदलता है बस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो 60 अंश है, इस 60 अंश के हिसाब से लंब कौन है, आधार कौन है, कोण कौन है, तो 60 अंश के हिसाब से तो कोण यही रहेगा, ठीक है। अब 60 अंश के सामने ये भुजा है ना, तो 60 अंश कोण के लिए यही लंब हो गया, याद रखिए। यानी कि 60 अंश के सामने वाला जो भुजा है वो लंब हमेशा कहलाएगा। तो जब ये लंब हो गया, ये तो कोण हमेशा फिक्स है, तो ये नीचे वाला आधार हो गया। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि 60 अंश कोण के लिए कौन लंब है, तो लंब ये वाली भुजा है, इसके सामने ना है, और ये आधार हो जाएगा, और कोण तो फिक्स ही है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो 30 अंश है इसके हिसाब से लंब कौन है, आधार कौन है, कोण कौन है, तो इसके हिसाब से कोण तो यही है, कोण दोनों कोणों के लिए सेम है। बाकी 30 अंश के हिसाब से लंब ये हो जाएगा, इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया ना। यानी कि सिंपल भाषा में समझिए, जिस भी कोण के लिए पूछा जाए उसके सामने वाला तो लंब होगा, कन्फर्म है, और कोण तो फिक्स ही है, और बाकी बचा आधार हो जाएगा। अगर 60 अंश के लिए लंब पूछा जाए तो सामने वाला लंब ये होगा, तो ये आधार हो जाएगा। अगर 30 अंश के लिए पूछा जाए तो इसके सामने यही भुजा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये वाला। समझ में आ गया ना। अब चलिए हम सवालों को हल करेंगे। अब देखिए कितना आसानी से सवाल हल होगा। तो हमारा यही सवाल था, ठीक है। ये वाला कोण 30 अंश का है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 30 मीटर की दूरी है। हमसे पूछा क्या है, मीनार की ऊंचाई पूछा है, तो मीनार यही ऊंचाई, इसी की ऊंचाई निकालना है ना, तो इसको हम लोग h मान लेते हैं। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। जो भी चीज़ आपसे पूछा गया उसको आप मान लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इसको h ही माने, हम लोग इसको x भी मान सकते हैं, ठीक है। अब ज़रा देखिए ये धरती है और ये मीनार है, तो मीनार तो हमेशा सीधा खड़ा होता है, तो जब सीधा खड़ा होगा तो ये 90 अंश का कोण नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है ना। अब ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ कि वो आपको दिमाग में हर बार बैठाए रहना है, ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या बताने वाला हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिए कि कोई भी समकोण त्रिभुज हो,
कोई भी समकोण त्रिभुज हो, अगर उस त्रिभुज के अंदर आपको एक कोण मालूम है और तीनों भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई मालूम है, तो आप लोग बाकी जो दोनों भुजा है उसकी लंबाई निकाल सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, अगर किसी समकोण त्रिभुज के अंदर या तो ये कोण मालूम है या तो ये कोण मालूम है, मतलब इन दोनों में से एक कोण अगर आपको पता है और तीनों भुजा की लंबाई में से किसी एक भुजा की लंबाई मालूम है, जैसे इसमें इस भुजा की लंबाई मालूम है, तो हम लोग इसकी लंबाई और इसकी लंबाई निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं ये बात की बात है, ठीक है ना, लेकिन निकाल सकते हैं। तो जो कोण दिया है उसके हिसाब से हम लोग तीनों भुजा का नाम रख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सूत्र लगाएंगे। तो ये जो 30 अंश है इसके सामने भुजा कौन है, ये, तो यही लंब हो जाएगा, इस यानी कि इस भुजा का नाम लंब हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये लंब है और ये तो कोण भाई फिक्स ही है, ठीक है, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला ये हो जाएगा आधार। समझ में आ गया। अब इसमें कौन सा सूत्र लगाएं, ये जो हमने तीनों सूत्र देखा था इसमें से कौन सा सूत्र लगेगा। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि जो लंबाई दिया है देखिए वो क्या है, तो जो लंबाई दिया है 30 मीटर वो आधार है, और जो हमें निकालना है वो क्या है, वो लंब है। यानी कि लंब और आधार वाला फार्मूला आपको लगाना है। तो देखिए इसमें से लंब आधार किस में आ रहा है, देखिए लंब और आधार इस वाले में आ रहा है, यानी tan का ही सूत्र हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए tan वाला सूत्र लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan। अब देखिए थीटा यहाँ था, थीटा का जगह कोण होता है, तो हम लोग इसी कोण के हिसाब से चल रहे हैं ना, तो ये 30 अंश हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। बस इतना हो गया। अब इसी में सभी का मान रखिए। तो देखिए tan 30 अंश का मान क्या होता है, इसी सारणी में देखकर आप लोग बताइए। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। चूँकि यहाँ पर तो मैं आपको सारणी दिखा दे रहा हूँ, लेकिन पेपर में आपको नहीं दिया जाएगा, आपको याद करना होगा, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा बराबर लंब, लंब क्या है भाई, लंब तो यहाँ पे मैंने h बोला, तो यहाँ पर h हो जाएगा। फिर बटा आधार क्या है, आधार तो 30 है, तो यहाँ पर 30 लिख लीजिए। अब इतना हो गया। अब यहाँ से आसानी से आपका h निकल जाएगा। तो देखिए बराबर की इधर एक ही बटा है, बराबर की इधर भी एक ही बटा है। तो जब बराबर के दोनों तरफ एक एक बटा होता है ना, तो हम लोग सिंपल सा नियम लगाते हैं, ऐसे क्रॉस में गुणा कर देते हैं। हम लोग इन दोनों का गुणा करेंगे, तो इन दोनों का गुणा करके √3h आ जाएगा, फिर बराबर लगा देंगे। अब हम ऐसे गुणा करेंगे, तो 1 और 30 का गुणा करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। तो ये नियम होता है, हमेशा हम लोग ये नियम लगा सकते हैं। अगर बराबर की इधर एक बटा है और बराबर की इधर, तो हम लोग तिरछा गुणा करके ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें तो h ना चाहिए भाई, तो बराबर की इधर h को अकेला करिए, √3 को उधर भेजिए बराबर के, तो यहाँ से हो जाएगा h बराबर 30। अब चूंकि यहाँ पर ये गुणा है ना, तो √3 को बराबर के दूसरी ओर भेजेंगे तो वो नीचे जाएगा, गुणा का भाग में जाता है, तो ये आपका हो जाएगा √3 नीचे आ जाएगा। अब बहुत लोग इसी को आंसर बोलेंगे, जो कि गलत है। मैं आपको बताता हूँ, अगर बटा के नीचे अगर रूट आपको दिखेगा, तो बटा के नीचे रूट अगर रहता है तो रूट नहीं रहना चाहिए नीचे, उसको हटा दीजिए। लेकिन हटाना, डायरेक्ट हटा नहीं देना है, उसका नियम होता है, मैं आपको बताऊंगा। तो कभी भी अगर आपको बटा के नीचे रूट दिखे तो हमें रूट को हटाना होता है। अब कैसे हटाना होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं हर का परिमेयकरण, ठीक है। तो ज़रा एक नियम आप सीख लीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं √3 और √3 इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इनका गुणा करेंगे तो 3 आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं √4 और √4 इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो 4 आएगा, ठीक है। वैसे ही यानी आप देख सकते हैं, अगर रूट के अंदर सेम संख्या है तो गुणा करके वही संख्या आ जाता है। √4 है तो गुणा करके 4 आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग नीचे √3 से गुणा कर दें तो भाई ये 3 हो जाएगा, रूट तो हट गया आसानी से। लेकिन हमने नीचे √3 से गुणा किया है तो हमें ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, ताकि इस पूरे मान में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसी को हर का परिमेयकरण करना बोलते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 30 √3 गुणा करेंगे तो, और नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब आप देख सकते हैं कि बटा के नीचे से रूट हट गया है। रूट ऊपर चल सकता है लेकिन बटा के नीचे रूट नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। तो अब हम यहाँ से अब आसानी से आंसर बता सकते हैं। अब देखिए इसमें रूट नहीं है, इसमें भी रूट नहीं है, ये बिना रूट वाला है, तो इनको तो हम काट सकते हैं। तो काट दीजिए, 3 दाह पे 30, 3 दाह पे 30, तो ये हो जाएगा 10 √3। यानी कि मीनार की ऊंचाई को हमने h माना था, तो यही तो हो गया, इतना मीटर लिख दीजिए और यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यानी मीनार की ऊंचाई 10 √3 मीटर है। तो चलिए अब हम दूसरे सवाल को हल करते हैं। ये जब दूसरा सवाल देखेंगे ना, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए। देखिए
इसमें आप लोग एक चीज़ और समझ लीजिए। मैं मान लेता हूँ कि सवाल में 30 अंश यहाँ पर नहीं दिया है, मान लेते हैं 30 अंश यहाँ पर दिया है, मैं बस मान ले रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। और फिर आपको ये 30 मीटर दिया है और आपसे ये मीनार की ऊंचाई पूछा है, तब कैसे लगाएंगे। तो देखिए अब 30 अंश यहाँ पे हो गया, तो इसके हिसाब से लंब आधार कर्ण नाम रख लीजिए। तो 30 अंश के सामने ये वाले भुजा है तो ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार नहीं, अब ये लंब रहेगा, ठीक है। और ये तो कर्ण तो फिक्स है भाई, 90 अंश के सामने वाला हमेशा कर्ण होगा। तो जब ये इसके सामने ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये आधार हो जाएगा। अब देखिए हम सूत्र कौन सा लगाएंगे, तो देखिए ज़रा ध्यान से, हमें जो दिया है लंबाई वो लंब है, हमें जो निकालना है वो आधार है। तो लंब और आधार वाला सूत्र हम लोग लगाएंगे। तो लंब आधार से रिलेटेड tan ये वाला फार्मूला होता है, यानी हम फार्मूला यही लगाएंगे, ठीक है। बस हम लोग क्या करेंगे, tan 30 अंश का सूत्र ये लिख दिया हमने, और लंब के जगह क्या लिखेंगे, लंब आपका क्या है 30 है, तो ये 30 हो जाएगा, बटा आधार क्या है, आधार आपका h हो जाएगा। यानी अब ये ऐसे हो जाएगा, फिर आप लोग ऐसे ही लगा लेंगे, आंसर दूसरा आएगा इस तरह से। लेकिन आपको मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना था तो आप लोग सीख चुके हैं। तो चलिए अब हम इस दूसरे सवाल को हल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सवाल पढ़ते हैं। सवाल में क्या बोला है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है, चाहे उड़ रही है। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। चलिए हम सवाल पढ़ते हैं। ऐसे देखिए, ये धरती हो गया, ठीक है, और इस भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है। यहाँ पर पतंग है ना, तो यहाँ पर भूमि हो गया, ऊंचाई हम लोग सीधा नापते हैं, ऊंचाई सीधा नापते हैं। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है ना, तो यानी कि ये आपका हो जाएगा 60 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 मीटर हो गया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। पतंग में लगी डोरी को भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो देखिए पतंग उड़ रहा है, तो ये वाला डोरी हो गया, ये डोरी हो गया। इसी डोरी को भूमि पर एक बिंदु है उसी जगह बांधा गया है, तो मान लेते हैं यहीं पे बांध दिया गया है। जरा देखिए, पतंग में लगी डोरी को भूमि के साथ एक बिंदु से बांध दिया गया है। अब क्या बोला है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, यानी कि भूमि के साथ ये जो डोरी है उसका झुकाव 60 अंश है, यानी कि ये 60 अंश है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या बोला है कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी कि ये जो डोरी है ना वो एकदम टाइट है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि आप देख सकते हैं ये भी समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि ये कोण 90 अंश का है और इस भुजा का लंबाई 60 मीटर है और इसको ये वाला कोण 60 अंश का दिया हुआ है। यानी कि मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, मैंने आपको शुरू में बताया था कि कोई भी समकोण त्रिभुज हो, अगर आपको एक कोण पता है और तीनों भुजा में से एक भुजा की लंबाई मालूम है, तो आप बाकी दोनों भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं। यानी हम इसका भी लंबाई निकाल सकते हैं, इसका भी लंबाई निकाल सकते हैं, लेकिन हमको निकालना कौन सा है, हमें तो ये निकालना है ना, बिल्कुल। तो हम इसको मान लेते हैं कि माना, आप चाहें तो लिख सकते हैं कि माना डोरी की लंबाई x मीटर है, आप लोग लिख ही लेंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो कोण दिया है, कोण के हिसाब से लंब आधार कर्ण नाम रख लेते हैं, ठीक है। तो 90 अंश के सामने ये तो कोण हमेशा रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। बाकी लंब आधार क्या नाम रहेगा, तो इस कोण के सामने ये वाली भुजा है, तो ये आपका क्या पड़ेगा नाम, लंब, ठीक है। और बाकी ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा आधार। अब आपको कौन सा सूत्र लगाना है, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो दिया हुआ है वो क्या है, लंब, जो निकालना है वो क्या है, कर्ण। तो लंब और कर्ण वाला सूत्र लगाइए। तो सूत्र में ज़रा देख लेते हैं, लंब और कर्ण किस में है, साइन में, यानी साइन वाला ही सूत्र लगाएंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इसी से आंसर आ जाएगा, तो लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, थीटा की जगह भाई यही 60 अंश लेंगे ना, साइन 60 अंश बराबर सूत्र क्या था, लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा लंब बटा में कर्ण। बस अब साइन 60 अंश का मान लिख लेते हैं। तो आप लोग सारणी याद कर लीजिएगा, बाकी यहाँ पर सारणी में देख लीजिए। साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 बराबर लंब क्या हो जाएगा, लंब देखिए मैंने लिखा हुआ है, लंब 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60, फिर बटा कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण मैंने x माना है तो ये हो जाएगा x, हमें x ही निकालना है। तो हम अब ऐसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3x, फिर बराबर, अब हम ऐसे गुणा करेंगे तो 120, 60 दूना 120 हो गया, ठीक है। हमें तो x चाहिए तो √3 को इधर भेजना पड़ेगा, यहाँ गुणा है, तो ये हो जाएगा x बराबर 120 बटा, ये नीचे आ जाएगा √3। तो अभी मैंने आपको बताया कि बटा के नीचे रूट नहीं होना चाहिए,
तो हर का परिमेयकरण करिए, तो √3 का नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी गुणा करेंगे, ठीक है। तो ऊपर गुणा करके क्या आ जाएगा, 120 √3 आ गया, फिर बटा नीचे गुणा करेंगे 3 आ जाएगा। अब चूंकि इसमें भी रूट नहीं है, 120 में भी इसमें भी, तो इनको काट सकते हैं। तो देखिए 3 चौक को 12 होता है और 1 0 यानी 40 बार में कटेगा। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 40 √3, और मीटर में है तो ये हो जाएगा मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि डोरी की लंबाई कितना हो गया, 40 √3 मीटर। अब देखिए मैं इसी में एक सवाल और बना देता हूँ। मान लीजिए कि आपको ये भी निकालना है, यानी कि जिस बिंदु पे बांधा गया है वहाँ से और यहाँ तक, यानी कि इसके आधार इन दोनों के बीच की दूरी ये निकालना अगर, तो कैसे निकालेंगे, तो वही तरीका लगाइए। देखिए जो लंबाई दिया हुआ है प्रश्न में वो लंब है और जो निकालना है वो आधार है। इसको सबसे पहले आप लोग y मान लीजिए, कुछ अलग मान लीजिए। तो ये लंब हो गया, ये आधार। तो लंब आधार वाला सूत्र कौन सा है, लंब आधार वाला सूत्र कौन सा है, tan। तो tan वाला सूत्र लगाएंगे ना तो ये वाला निकल जाएगा। तो बहुत ही आसान होता है ये सब सवाल लगाना। तो देखिए बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि अब इन दोनों सवालों को देख करके भाग जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाई इसमें तो आप लोग भुजा की लंबाई ना निकालना सीखे हैं, तो अभी आपको अगले क्वेश्चन में कोण निकालना सीखना है, ठीक है। तो अगर आप लोग वो नहीं सीखेंगे और प्रश्न में मान लीजिए आ गया कोण निकालने के लिए, तब क्या करेंगे, ठीक है। तो आप लोग पूरा समझ करके जाइए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इस सवाल को देखते हैं। इसमें आपको कोण निकालना है, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको सवाल ज़रूर दूंगा, आप लोग लगाइएगा उसे, ठीक है। तो क्या बोला है सवाल में, किसी मीनार के पाद से 40 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से, सबसे पहली बात मीनार है कि नहीं, तो देखिए हमने यहाँ पे धरती बना दिया और ये आपका मीनार बन गया। तो यहाँ पे 90 अंश बनेगा ही, क्योंकि सीधा खड़ा होता है मीनार, ठीक है। अब क्या बोला है कि मीनार के पाद से 40 मीटर दूर तल पर स्थित किसी बिंदु से, यानी कि मीनार के पाद बिंदु से ना 40 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है धरती पर ही। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये जो है 40 मीटर हो गया। तो मीनार के पाद बिंदु से 40 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। अब क्या बोला है कि किसी स्थित बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी 80 मीटर है, यानी कि मीनार के पाद बिंदु से 40 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। अब इस बिंदु से मीनार के शिखर की दूरी कितनी, 80 मीटर, यानी कि इसकी लंबाई 80 मीटर दिया हुआ है। एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ, क्या बोला है कि स्थित बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी 80 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 80 मीटर, ये प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करके दिखा सकते हैं। हमसे क्या बोला है, उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, भाई यही बिंदु है ना, तो इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो यही वाला उन्नयन कोण होता है नीचे वाला, ठीक है। तो यही आपको निकालना है। तो इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, कोण को हम लोग थीटा ही मानते हैं अक्सर। तो देखिए ये भी कोण निकालना बहुत ही आसान है। सबसे पहली बात ये जो कोण हो गया, इसके हिसाब से लंब आधार कोण देख लेते हैं। तो देखिए 90 अंश के सामने वाला ये तो हमेशा कोण इसका नाम होगा, ठीक है। अब जो ये कोण दिया हुआ है इसके सामने ये वाला भुजा, इसका नाम क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो नीचे है इसका नाम क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दो भुजा की लंबाई दिया हुआ है, तो दोनों भुजा की लंबाई को देख लेते हैं। ये भुजा का लंबाई आधार है, ये भुजा का लंबाई कोण है। तो आधार और कोण किस सूत्र में आता है, वही सूत्र लगेगा, ठीक है ना। तो ज़रा देख लेते हैं, आधार और कोण इस वाले सूत्र में आ रहा है, यानी कोस वाला सूत्र लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सूत्र लिख लेते हैं। ये हो जाएगा कोस थीटा बराबर आधार बटा कोण, आधार बटा कोण, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा की जगह तो थीटा ही रहेगा, तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार, आधार क्या है भाई 40, फिर बटा कोण क्या है, कोण 80 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 80। अब जो ये भिन्न है इसको हमें काट के छोटा करना होता है, ठीक है। देखिए ये दोनों आराम से कट जाएगा, 40 एकम 40, 40 दूना 80, 40 एकम 40, 40 दूना 80, 40 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए कोस थीटा बराबर क्या आ गया, 1/2। तो हमें तो कोण निकालना है, कोण निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा कोस थीटा बराबर, अब चूंकि यहाँ पे कोस है ना, तो हम देखेंगे कोस कितने अंश का मान 1/2 होता है। तो देखिए यहाँ पर कोस थीटा बराबर 1/2 है, ठीक है। तो हमें तो थीटा निकालना है, तो हम लोग देखेंगे कि कोस कितने अंश का मान 1/2 होता है। तो जो ये सारणी आपको दिखाई दे रहा है उसमें आप लोग देखिए कोस कितने अंश का मान 1/2 होता है। तो आप लोग देखेंगे कि कोस 60 अंश का मान 1/2 होता है,
ठीक है, क्योंकि कोस थीटा है तो हम कोस वाला देखेंगे। अगर यहाँ साइन रहता तो हम साइन में देखते हैं कि साइन कितने अंश का मान 1/2 है। ठीक है, अब देखिए कोस से कोस कट जाएगा तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ गया 60 अंश। तो यही आपका क्या है, यही तो आंसर है। हमको यही कोण ही तो निकालना था। तो देखिए कोण भी निकालना कितना आसान है। चलिए हम लोग इस लास्ट सवाल को हल करते हैं, और इस सवाल को हल करने के बाद मैं आपको सवाल दूंगा तो आपको उसे ज़रूर हल करना है भाई, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आया है या फिर नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए सवाल ये देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है एक स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ मतलब खंभा, एक स्तंभ की ऊंचाई 30 मीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले ये धरती हो गया और ये खंभा हो गया, और यहाँ 90 अंश तो बनेगा क्योंकि सीधा खंभा खड़ा होता है। तो इसका ऊंचाई कितना है 30 मीटर, तो ये हो जाएगा 30 मीटर। ये हो गया खंभे की ऊंचाई। ठीक है, और ज़मीन पर इसकी छाया की लंबाई भी 30 मीटर है। यानी यहाँ पर अगर सूर्य है तो ज़रा देखिए छाया कैसे बनता है। ये हो गया नीचे धरती और यहाँ पर हो गया ये स्तंभ। तो यहाँ पर अगर सूर्य है तो यहाँ से रोशनी आएगा और ऐसे सीधे आएगा यहाँ से रोशनी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यही तो परछाई बनेगा। अगर मान लेते हैं सूर्य अगर यहाँ पर आता, यहाँ पे मान लेते हैं, तो यहाँ से रोशनी जाता, यहाँ से ऐसे करके ऐसे सीधे जाता और फिर इतना बड़ा परछाई बनता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। समझ में आया कि नहीं बात? तो सूर्य यहाँ पर है तो परछाई इतना बनेगा। क्या बोला है? सूर्य का उन्नयन कोण। तो भाई इसी को हम लोग सूर्य का उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक ना, इसको आप लोग हमेशा याद रखिए। इसमें तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है, किसी किसी सवाल में उन्नयन कोण दिया जाता है और आपको मीनार की ऊंचाई दे दिया जाएगा और परछाई पूछ लिया जाएगा, या परछाई दे दिया जाएगा ये पूछ लिया जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। क्या बोला है? स्तंभ की ऊंचाई 30 मीटर है और ज़मीन पर इसकी छाया की लंबाई भी 30 मीटर है। तो छाया यही तो है, तो छाया की लंबाई भी तो 30 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक बस। तो हमसे सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है, तो यही वाला कोण उन्नयन कोण होता है सूर्य का। ठीक है, जो मैंने चारों सवाल लगाया उनको अगर पेपर में आता है तो आपको चित्र ऐसे बना लेना, नहीं तो गलत सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को लगाते हैं। तो जो कोण निकालना है उसके हिसाब से लंब आधार कर्ण नाम रख लेते हैं। तो 90 अंश के सामने ये तो हमेशा इसका नाम कर्ण ही रहेगा। ठीक है ना, और इसके सामने ये लंब हो जाएगा और बाकी बचा ये तो आधार हो जाएगा। ठीक है, तो जो दोनों भुजा दिया है, क्या दिया है? लंब आधार दिया है। तो लंब आधार वाला सूत्र क्या होता है भाई? लंब आधार वाला सूत्र tan थीटा होता है। तो tan थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा लंब बटा आधार। तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब, लंब क्या है भाई? लंब हो जाएगा 30 बटा आधार क्या है? आधार भी 30 ही है। तो जब बटा के ऊपर और नीचे सेम संख्या रहे तो कट के 1 आता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा बराबर 1। ठीक है ना, इतना आ गया। अब चूंकि यहाँ पे tan थीटा है, हमें तो थीटा का मान ही तो चाहिए। तो देखेंगे tan कितने अंश का मान 1 होता है? तो मेरे भाई tan 45 अंश का मान 1 होता है। आप सारणी से देख सकते हैं। तो tan से tan यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ गया? थीटा बराबर 45 अंश। यही आपका आंसर है। तो चलिए अब मैं आपको सवाल दे देता हूँ। ठीक है, तो ये जो सवाल आपको दिख रहा है, इस सवाल को लगा करके आपको इसका आंसर कमेंट में ज़रूर मुझे बताना है। और मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी भेज दीजिए, क्योंकि उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। और मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, इसमें क्या करना है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर सूर्य का उन्नयन कोण दिया गया है और यहाँ पर स्तंभ है, उसकी छाया की लंबाई दिया है। आपको स्तंभ की ऊंचाई निकालना है। ठीक है ना।